गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी पोल साइंस है, सिविक्स जिसको कहते हैं। तो सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र उसको कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर है और इसमें भारतीय समाज और धर्म के भारतीय संविधान के बारे में कुछ देखना है। चलते हैं सर, सुनो। तो भारतीय समाज और धर्म का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है कि मन मानापन। तब कोई भी काम अगर अपने मन से द्वारा करते हैं, दूसरे के मन नई बात मानते हैं, तो यह मन मानापन का शब्द है कि हम दूसरे की बात नहीं मानते। यह मनापन शब्द हुआ। अधिक आदर्श। तो आदर्श का मतलब क्या है कि हम किसी के सामने आदर्श एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो, डिसिप्लिन के रूप में प्रस्तुत हो, कोई किसी का बात माने, इसी को आदर्श कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि लेडीज या पुरुष 1947 में से तुमको जब से अंग्रेज है उसके बाद से जब आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे आंदोलन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसमें अनेक जो 1947 तक देश आज़ाद कर ही छोड़ा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के हम राज्य को कैसे चलाएंगे, कैसे व्यवस्था चलाएंगे, राज्य व्यवस्था के रूप में मान्यता देगा। उसके बाद है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि हम देखो किसी भी राज्य चलाने के लिए संप्रभुता की आवश्यकता होती है। संप्रभुता का मतलब कि सेना, यानी कि जिसके पास संप्रभुता शक्ति है वही सेना है। मान ली कि जमीन है, तुमको जनसंख्या है, हर जगह है, लेकिन अगर संप्रभुता नहीं है तो तुम नहीं चला सकते। समझ में? संप्रभुता का मतलब शक्ति यानी पुलिस बल जो भी है वह होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव व्यापार। तो मानव व्यापार का मतलब कि मनुष्य का व्यापार। मान लीजिए कि पहले जो है दास प्रथा चलता था, तरह तरह के लोगों को यानी अभी भी लिस्बन यानी कि अभी मार्केट लगता है पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में जो है दासों के व्यापार लगता था। तो इस पर जो भी मुस्लिम अगर मान लीजिए कि संतुलन काल में गुलाम वंश पड़ेगा तो उसे दासों के दास ही शासन किया हुआ है। नेक्स्ट है निरंकुशता। तो निरंकुशता का मतलब किसी की मान लीजिए कि निरंकुश शासन किसी तरह चले और हम मनमाना यानी जैसे कोई ज़्यादातर एक्शन नहीं लेना, निरंकुश टाइप के सुस्त टाइप के होने जाना, किसी शासन व्यवस्था को चलाना, यही निरंकुशता है। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न है कि किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो सबसे पहले लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र कहो, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहो, प्रजातंत्र कहो, गणतंत्र कहो, तो ये सारा शब्द एक ही शब्द के रूप में आते हैं। समझ में? तो एक राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन होता है, या हम लोकतंत्र, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे। तो लोकतंत्र की आवश्यकता संविधान की इसलिए जरूरत पड़ती है कि किसी भी नियम कानून को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक अध्याय होना चाहिए, जिसके अनुसार हम जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना गया, यानी कि हमको उसे संविधान के अंदर ही कोई भी एक आदर्श के रूप में काम करना है, ना कि उस संविधान के बाहर काम करना है। इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी संविधान है। चलो बुक में क्या देखते हैं उसके बारे में देखो ध्यान से कैसे दिया रहा है। ध्यान से सुनो कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है संविधान आदर्शों पर सूत्रबद्ध करना। फर्स्ट पॉइंट है यह दस्तावेज उन आदर्शों को सुदृढ़ करता है जिनके आधार पर नागरिकता अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार तथा सपनों को अनुसार रह सकते हैं। संविधान न केवल ये तय करता है कि देश में की सरकार किस प्रकार की होगी, बल्कि वह एक ऐसा दस्तावेज है जो उन आदर्शों को तय करता है जिनका पालन समूचे देश को करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है संविधान देश को चलाने की पद्धति तय करता है, यानी देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरत नहीं कि ये सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिससे लोगों अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संविधान के नियमों को राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग का अंकुश लगाना, संविधान अधिकारों का दुरुपयोग का अंकुश लगाना। अब देखो संविधान सबको समान अधिकार दिलाता है। संविधान धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर होने वाले भेदभावों से नागरिकता की सुरक्षा करता है। संविधान अल्पसंख्यकों के नागरिकों की रक्षा करता है। अब तीसरा पॉइंट है कि संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। देखो कैसे व्यवस्था करता है, जिस देश के देश देखो जिस प्रकार नेपाल के लोकतंत्र व्यवस्था को अपना रहा है उसे अपने सारे नियम बदले होंगे, तभी तो नए संवैधानिक नियमों का यह साथ एक नए समाज की रचना कर पाएगा। संविधान की किसी भी चौथा पॉइंट है संविधान के किसी भी प्रकार के संविधान निर्णय लेने तथा नागरिकता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक पद्धति तथा आदर्श नियमों का निर्धारण करता है। संविधान भी ऐसे ही फैसले लेने से रोकता है जिससे उन्हें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सकती है, जिससे देश को आस्था रखता है। और पांचवा पॉइंट है एक अच्छा संविधान प्रावधानों को आसानी से यानी
पलटने नहीं देता। जिस प्रकार के नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो इस प्रकार हम संविधान की क्यों जरूरत है, यह 5 पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है, थोड़ा नेपाल के बारे में पढ़ना है। देखो दूसरा पॉइंट थोड़ा लॉन्ग पॉइंट है, उसको ध्यान से पढ़ो कि नीचे दिए गए दस्तावेजों हिस्से देखिए, पहला कलम है 1990 के संविधान का है। दूसरा कलम नेपाल के ताजा अंतरिम सरकार के लिया गया है, जो 1990 का नेपाल का संविधान भाग यानी भाग 7 का कार्यपालिका है। कितना का है, भाग 7 का है। 2007 का अंतिम सरकार भाग 5 का कार्यपालिका है। अनुच्छेद 37 में यह जो है मुख्य रूप से दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें देखो अनुच्छेद यह 35 है, इसमें 37 है, जो भाग 5 में है, यह भाग जो है 7 में अनुच्छेद 35 से 37 है। उसके बारे में कहा है कि नेपाल को दोनों संविधानों को यानी कि उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। हम मान लीजिए 1935 और 1937 यानी अनुच्छेद 1935 1936 भाग 7 और भाग 5। लेकिन अब से सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की सारे व्यवस्था अभी धूमिल है। अभी जैन जी के आंदोलन के चलते अभी नए सरकार, जितने पुराने नेता लोग थे सब लोग पिटाया, देश छोड़ कर भागा हुआ है। और अभी नए संविधान के रूप में, लेकिन फिर भी दोनों जो पुराने संविधान है उसको कुछ पढ़ते हैं। और देखो 6 महीना बाद बोला है साल भर कि 6 महीना के साल भर नेपाल में चुनाव हो रहा है। और उस चुनाव में क्या हो रहा है तुम लोग को सामने में रहेगा। तो देखो कैसे कैसे पहले संविधान में था। और नेपाल के भाग 7 भाग 5 35 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 37। चलो ध्यान से सुनो और उसे याद करने की कोशिश करो। देखो नेपाल के दोनों संविधानों का कार्यकारी स्थिति निम्नलिखित है। निर्णय प्रक्रिया शक्ति तथा निर्णय शक्ति के कार्यपालिका के हाथों में होता है। नेपाल के 1990 के संविधान यह शक्ति सत्ता महामहिम नरेश हाथ में थी। 2007 के संविधान के अनुसार सत्ता मंत्री परिषद में। देखो अब देखो सबसे पहले नेपाल कह रहा है 19 नेपाल यानी कि सबसे पहले 1900 दशक में जो नेपाल में संविधान था, राजा का शासक था। 2000 में जो है पूरे राजा के परिवार को मार दिया गया। और जिस प्रकार मान ली कि तो उसमें राजा का शासन था, उसमें क्या था, राजा का शासक था, राजा ही सब कुछ करता था। लेकिन उसे कुछ जो है कुछ अधिकार जो है लोगों को दे दिया था, लेकिन मुख्य रूप से राजा ही उस समय अधिकार लेता था। ठीक है, लेकिन 2007 के बाद से जो है यह अधिकार राजा को भी यानी नहीं रहा। देखो कैसे कैसे नहीं रहा, ध्यान दो। देखो इस संविधान के अनुसार 1990 में महामहिम नरेश का निर्णय ही प्रश्न लग जा सकते थे। यह अंतर किसी राष्ट्र की सरकार तथा राजनीतिक प्रकार की विभिन्नता दर्शाती है। 1990 में नेपाल राजतंत्र दर्शाया जाता है, जबकि 2007 के संविधान के आधार पर राष्ट्र में लोकतांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था दर्शाया जाता है। और पिछले संविधान की देखो अगला एक पॉइंट है, यानी पिछले संविधान की राजतांत्रिक 1990 के संविधान पर नेपाल में सभी निर्णय कार्यकालीन शक्ति ने केवल महामहिम नरेश ही सौंप गई थी। यानी जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक में परिवर्तन, निर्णायक शक्ति जनता के प्रतिनिधि को सौंपी गई थी। नेपाल की एक लोकतंत्र के रूप में आस्था, यानी दूसरा पॉइंट है, तो नेपाल में लोकतंत्र की आस्था के लिए निम्नलिखित संविधान की इसलिए देश की नई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए नए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नेपाल को उनके नागरिकों की यानी इच्छा अनुसार नियमित करना। पिछला संविधान उन आदर्शों को छवि को नहीं दर्शाता है जिसकी इच्छा नेपाल को नागरिक की थी। यह मान ली कि तथा वे उनके लिए लड़े थे। मान ली कि सारे जो है धूमिल हो गए और नए संविधान जैसे मान ली कि अभी जो है अभी जैन जी का आंदोलन के रूप में नेपाल में शासन चल रहा है। तो थैंक यू बच्चों। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा, इसके बाद बताएंगे।